हमारी आज की कहानी एक कस्बे से शुरू होती है। इस कस्बे में हम सबसे पहले सैंडी और उसके पति हैरी से मिलते हैं। हैरी जब भी सैंडी से प्यार करने की कोशिश करता तो सैंडी काम का बहाना बनाकर उसे रोक देती थी। सैंडी को सुबह सुबह काफी काम होता था। उसे हर रोज अपने पति और अपनी इकलौती बेटी के लिए नाश्ता भी तैयार करना पड़ता था। वो हर रोज सबसे पहले अपनी बेटी का नाश्ता तैयार करती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैंडी ने अपनी बेटी को एक कमरे में कैद कर रखा था। अब मिलते हैं सैंडी की बेटी ईवा से। ईवा बेहद खूबसूरत लड़की थी और उसे बार में नाचने का बहुत शौक था। उसकी यही आदत सैंडी को अच्छी नहीं लगती और इसी के कारण उसने ईवा को कमरे में कैद कर दिया था। आज भी जब सैंडी उसे नाश्ता देने आती है तो उन दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। ईवा अपनी माँ से कह रही थी कि तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकती, ये सरासर गलत है। लेकिन सैंडी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम जो बार में नाचती हो वो सरासर गलत है। उनका शोर सुनकर हैरी भी ईवा के कमरे में आ गया था और वो हमेशा की तरह अपनी बेटी को प्यार से समझाकर कहता है, तुम्हारी नाचने की आदत के कारण सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मगर काफी समझाने पर भी जब ईवा अपनी गलती नहीं मानती तो सैंडी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हैरी भी बाहर आकर कमरे को लॉक कर देता है। इसी बीच एक आदमी सैंडी के सामने आकर कहता है कि मैं आपकी बेटी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन सैंडी उसे अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देती है। आज सैंडी का मन इतना खराब हो चुका था कि वो हैरी को छोड़कर अकेले ही काम पर चली जाती है। अब बात करते हैं इस कस्बे की, जहाँ सैंडी अपने परिवार के साथ रह रही थी। इस कस्बे के लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड थे। एक ग्रुप में वो लोग थे जो जिस्म की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और इनके ग्रुप का नाम परमिंग्स था। सैंडी की बेटी ईवा और उसके फैन इसी ग्रुप में थे। दूसरे ग्रुप में वो लोग आते थे जो जिस्म की प्यास की जगह मन की शांति को आगे रखते थे और इनके ग्रुप का नाम न्यूट्रस था। सैंडी और उसका पति हैरी इसी ग्रुप में थे। इसी बीच काम पर जा रही सैंडी की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिस कारण रोड पर जाम लग गया था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों को समझाने लगती है, लेकिन लोग उसका और उसकी गाड़ी का मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच सैंडी के पास से एक टो ट्रक गुजर रहा था और उसमें रखा सामान सैंडी के सिर पर लगता है, जिससे सैंडी बेसुध सी हो गई थी। इस चोट से सैंडी के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वो जैसे ही खुद को संभालती है तो टो ट्रक वाला आदमी उसके पास आकर कहता है, माफ करना मैम, मेरा नाम रे है। इसके बाद वो जैसे ही उसे उठाकर उसकी गाड़ी में बिठाता है तो सैंडी उससे कहती है, मेरा पूरा शरीर तप रहा है। ये सुनकर रे उससे कहता है कि चोट के कारण तुम्हारे जिस्म की भूख जाग चुकी है। रे की बात सुनकर सैंडी को बहुत अजीब लगता है। अब रे उसे अपना कार्ड देकर कहता है, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद रे और उसकी असिस्टेंट मॉली सैंडी की गाड़ी ठीक कर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इस चोट के कारण सच में सैंडी की जिस्मानी भूख जाग चुकी थी और उसका दिल बार बार अपने पति हैरी को याद कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने स्टोर तक पहुंच जाती है जहां वो काम करती थी। ये स्टोर सैंडी की सास जीन का था। हैरी और सैंडी इसी स्टोर में काम करते थे। जीन न्यूट्रस ग्रुप की लीडर थी और वो लोगों को समझाती थी कि जिस्म की भूख की जगह मन की शांति जरूरी होती है। वो लोगों को बार बार समझाती थी कि हमें गंदे काम छोड़कर अपने मन को साफ रखना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद हैरी भी स्टोर में पहुंच गया था और वो आते ही अपने काम पर लग जाता है। वैसे चोट लगने से सैंडी काफी बदल गई थी और हैरी ने भी उसके इरादे समझ लिए थे। अब वो दोनों जीन से बहाना बनाकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं ताकि वहाँ जाकर वो ढेर सारा प्यार कर सकें। कुछ देर बाद जैसे ही रात होती है तो सैंडी चोरी छुपे अपने घर से निकलती है। सिर पर लगी चोट के कारण उसके जिस्म की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वो उसे शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आज वो सीधा रे के गैराज में आ गई थी और फिर उससे डरते डरते कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसे डरी देखकर रे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसी चोट तुम्हारे सिर पर लगी थी वैसी ही चोट मेरे भी सिर पर लगी थी। तभी गैराज में मौजूद मॉली कहती है, हम सभी के सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद हमारे जिस्म की भूख बढ़ गई। हालांकि सुनने में तुम्हें ये अटपटा लगेगा, लेकिन हमारे कस्बे में जिसके सिर पर भी चोट लगती है उसका जिस्म भूखा हो जाता है। इसके बाद रे सैंडी को और भी कई लोगों से मिलवाता है जिनके सिर पर चोट लगी थी और वो सभी उसके गैराज में थे। कुछ लोगों की सच्चाई जानकर सैंडी बहुत हैरान होती है क्योंकि वो उन्हें बहुत शरीफ समझती थी। इसी दौरान रे उसे बताता है कि हम सभी परमिंग्स ग्रुप के लोग हैं और हमारे लिए जिस्म की भूख ही सब कुछ है। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और ग्रुप के लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। इसके बाद सैंडी की बेटी ईवा का फैन सैंडी से कहता है, तुम्हारी बेटी ईवा हमारे ग्रुप की जान है क्योंकि उसमें बहुत आग है और उसके कारण वो पूरे कस्बे में बदनाम है। जाओ जाकर पहले उसे आजाद करो, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी बात सुनकर सैंडी एक बार तो बहुत हैरान होती है
लेकिन तभी रे उस पर अपना ऐसा जादू करता है कि वो खुशी खुशी अपनी बेटी को आजाद करने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद ईवा अपने कमरे में आराम कर रही थी और तभी उसके पास सैंडी आकर कहती है, आज से तुम आजाद हो ईवा, तुम जैसी चाहो वैसी जिंदगी जी सकती हो। उसकी बात सुनकर ईवा खुशी के मारे नाचने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बताने लगती है कि कैसे उनके सिर पर चोट लगी थी। इसके बाद वो दोनों फैसला करती है कि वो जिंदगी के मजे साथ साथ लूटेंगी। थोड़ी ही देर में सैंडी और ईवा बार में पहुंच जाती है, जहां ईवा को देखकर उसके फैन खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। ईवा जहां आकर सभी के सामने नाचने लगती है और नाचते नाचते अपने कपड़े भी उतार देती है। इसी बीच जीन भी जहां पहुंच गई थी, क्योंकि उसने सैंडी और ईवा को बार में आते देख लिया था। ईवा को सभी के सामने बिना कपड़ों के नाचते देखकर वो बहुत दुखी होती है। वो जल्दी जल्दी ईवा के पास जाकर उसके ऊपर एक जाल फेंकती है और उसी पल बार में कुछ लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। इस लड़ाई में वो लोग एक दूसरे पर बॉटल्स फेंककर मारने लगते हैं, जिनमें से एक बॉटल सैंडी के सिर पर आकर लगती है। इस चोट के बाद सैंडी नॉर्मल हो गई थी, जहाँ कह लीजिए कि वो फिर से न्यूट्रिस ग्रुप में चली गई थी। अगले दिन सैंडी के घर में आज हैरी और जीन ने अपना फैमिली डॉक्टर बुलाया हुआ था ताकि वो सैंडी और ईवा का इलाज कर सके। डॉक्टर सैंडी को चेक करने के बाद जीन को बताता है कि सैंडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईवा से बात करने के बाद वो उसे दवा देने का फैसला करता है। वो जैसे ही उसे दवा देने लगता है तभी ईवा के सिर पर छत का टुकड़ा गिरता है और वो भी नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद जीन और उसका पूरा परिवार एक सभा में आते हैं। ये सभा न्यूट्रिस ग्रुप के लोगों की थी और इस सभा में वो मन की शांति हासिल करने की बातें करते हैं। इस सभा में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पहले परमिक्स ग्रुप में थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काबू पा रखा था और आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। आज इस सभा में ईवा भी अपनी मर्जी से आई थी, जिसके कारण जीन बहुत खुश थी। ईवा सभा में मौजूद लोगों को अपना नाम बताकर कहती है, आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मन की शांति पाने की कोशिश करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और उसी पल ईवा के पुराने फैन भी सभा में पहुंच जाते हैं। ईवा का बदला हुआ रूप और उसकी अटपटी बातें सुनकर वो बहुत हैरान थे। वो जल्दी जल्दी इसकी सूचना रे तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद रे अपने साथियों के साथ सभा में पहुंच जाता है। सभा में आते ही वो न्यूट्रिस ग्रुप के लोगों के साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे उनके जिस्म की भूख जाग जाती है। देखते ही देखते रे ने पूरी सभा का माहौल बिगाड़ दिया था और आखिर में सभी लोग ईवा की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसे पकड़कर अपने जिस्म की भूख मिटा सके। आखिर में हैरी किसी तरह अपने परिवार को बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसी बीच सैंडी के सिर पर फिर से चोट लगती है। चोट के कारण सैंडी फिर से बदल गई थी, जिसके बाद हैरी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद जीन अपने परिवार के साथ अपने स्टोर तक पहुंच गई थी, जहां न्यूट्रिस ग्रुप के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी स्टोर में आकर उनसे कहती है, मैंने तुम सभी को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आज परमिक्स ग्रुप के लोगों ने हमारी सभा खराब कर दी थी। अब वो पूरे कस्बे में गंद मचाने की कोशिश करेंगे और हमें उनका मुकाबला करना ही होगा। जीन की बात सही थी, परमिक्स ग्रुप के लोगों ने पूरे कस्बे में हाहाकार मचा दिया था। उधर ईवा के फैन उसके पास आकर कहते हैं, तुम्हें हमारे ग्रुप में वापस लौट आना चाहिए, मगर ईवा उनकी बात नहीं मानती और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहती है। अब वो लोग गुस्से में आकर स्टोर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इसी बीच ईवा के सिर पर चोट लगती है। इस चोट ने ईवा को फिर से बदल दिया था और वो फिर से नाचना शुरू कर देती है। ईवा को बदला देख जीन और हैरी बहुत दुखी थे। सच बात तो ये थी कि हैरी और जीन को छोड़कर पूरा कस्बा परमिक्स में बदल गया था। आखिर में हैरी के सिर पर भी चोट लगती है और जीन को रे बदल देता है। अब पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग थे और इस ग्रुप का नाम परमिक्स था। कहानी के आखिर में रे कहता है कि वो एक बार सभी को परमिक्स में बदलना चाहता था और अपनी इच्छा पूरी करने के बाद वो सभी को ठीक भी कर देता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।